वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी। आई होप आपने अपना दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था, आई होप कि थोड़ा सा वो आपको, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो बहुत इजी बीजी नहीं लगा होगा। बेटा यही तो 11th है। 10th में हमको सब कुछ आसान लगता है, इवन 10th वालों को तो 10th भी टफ लगती है, वैसे 11th वालों को 11th टफ लगती है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम स्मूथली लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब आप डीपीपी करेंगे ना तो आपको और ज्यादा चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रीदिंग में कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं या कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था डायफ्राम। डन, ये समझ में आ गया था आपको। दूसरा हमने पढ़ा था थोरैसिक केज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर होती है क्लैविकल जो कि ब्यूटी बोन, रिब्स के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, स्टर्नम के बारे में सब बताया था, ठीक। बाद में मैंने आपको मसल्स के बारे में बताया था कि जो रिब्स होती हैं उनके बीच में होती हैं मसल्स। क्या होती हैं प्यारे बच्चों? मसल्स। मसल्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक होती है ईआईसीएम और दूसरी होती है आईआईसीएम, ठीक है। तो ईआईसीएम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब लोग इधर देखेंगे। ईआईसीएम कैसा अरेंजमेंट होता है? तो सपोज दैट ये आपकी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये है आपकी स्टर्नम, ठीक है। ये हो गई वर्टिब्रल कॉलम V.C और ये हो गई आपकी स्टर्नम। हाँ मैडम, इतनी बात तो हमें समझ में आई थी। स्टर्नम सबको पता है ना क्या होता है? स्टर्नम इज द मिडिल बोन विच इज प्रेजेंट इनटू योर चेस्ट कैविटी, जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। डन, आई बात समझ में। अब इन दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है? इन दोनों के बीच में पाई जा रही है रिब्स। क्या पाई जा रही है? रिब्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या बना लिया प्यारे बच्चों? बेटा हमने इसमें बना लिया रिब्स, ठीक है। ये हो गए रिब्स, ओके। अब इन रिब्स को कैसे हम खींचेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खींचने के लिए व्हाट वी नीड टू हैव सम मसल्स। सो वी हैव ईआईसीएम। कौन सी मसल होती है? ईआईसीएम, जो कि शुरू होती है, ये हो गई पहली रिब्स और ये हो गई दूसरी रिब, जो कि शुरू होती हैं पहली रिब के अंत से और जुड़ी होती हैं दूसरी रिब की शुरुआत पे। डन, ये शुरू होती हैं पहली रिब के अंत से और दूसरी रिब के शुरुआत पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और रिब बना दूं क्या? आप चाहते हैं कि एक और रिब बनाऊं? चलिए बना ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और रिब ड्रॉ कर दे रही हूँ जिससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक और रिब ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अरेंजमेंट वैसा ही, देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि ये जो मसल्स होती हैं वो वर्टिब्रल एंड से शुरू होती हैं और स्टर्नल एंड पे खत्म होती हैं। मतलब पीछे से शुरू होती हैं और आगे की ओर जुड़ी हुई होती हैं। बट if I am talking about what? If I am talking about कि सपोज दैट कि मैं ये बात कर रही हूं कि आईआईसीएम क्या होती हैं, तो ये शुरू होती हैं स्टर्नल एंड से पर खत्म होती हैं वर्टिब्रल एंड पे। ये शुरू होती हैं स्टर्नल एंड से और खत्म होती हैं वर्टिब्रल एंड पे। तो लेट मी लेबल दिस इज द ईआईसीएम। डन बच्चों, and this is the IICM. Now let me explain in the diagrammatic representation कि वो क्या बोल रहा है। देखो, ये है आपकी IICM। कौन सी मसल है? IICM। देखो, शुरू हो रही है ना वर्टिब्रल एंड से और खत्म कहाँ हो रही है? स्टर्नल एंड पे। देखो, शुरू हो रही है वर्टिब्रल एंड पे और खत्म हो रही है स्टर्नल एंड पे। देखो, यही हो रहा है ना। ये देखो, सब लोग ऐसे 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 जुड़ी हुई है। देखो, ठीक है, समझ गए इतनी बात? ओके। नाउ ये जो मसल होती हैं ये करती क्या है? ये मसल करती हैं हेल्प इंस्पिरेशन में। किस में हेल्प करती हैं बच्चों? ये मसल हेल्प करती हैं इंस्पिरेशन में। डन, ये मसल आपके सांस लेने के दौरान, ठीक है, आपके सांस लेने के दौरान आपकी थोरैसिक कैविटी को ऊपर की ओर खींच के लाती हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ सके अंदर का और हवा अंदर आ सके। अभी इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है इंस्पिरेशन में। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझ गए?
पर इंटरनल इंटरकोस्टल का अरेंजमेंट देखिए ऐसा है, ये शुरू होती है स्टर्नल एंड पे, खत्म होती है वर्टिब्रल एंड पे, शुरू होती है स्टर्नल एंड से और खत्म होती है वर्टिब्रल एंड पे। तो ऐसा अरेंजमेंट है तो EICM, और ऐसा अरेंजमेंट है तो IICM, ऐसा अरेंजमेंट है तो EICM, ऐसा अरेंजमेंट है तो IICM। इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। नॉर्मली इंस्पिरेशन में आपको काम करना होता है, ठीक, पर एक्सपिरेशन में आपको कोई काम नहीं करना होता, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, ठीक, इट इज अ फोर्सफुल ब्रीदिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है? IICM, ठीक है। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन या फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सी मसल काम कर रही है? IICM। पर अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सी काम कर रही है? IICM। नॉर्मली जो होती है वो IICM काम नहीं करती, नॉर्मली EICM ही काम करती है, जो कि वर्टिब्रल एंड से शुरू होती है और स्टर्नल एंड पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ओके, ये डायग्राम क्लियर हो गया, सब लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको जिनको भी लेने हैं, समझ गए। सो दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। तो जब आप सांस लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी बाहर की ओर आती है, ओके। जब आप सांस अंदर छोड़ते हैं तो थोरेसिक कैविटी अंदर की ओर जाती है। तो डॉट डॉट ये बता रहा है कि अंदर जा रही है, और जो फूला हुआ ऐसा एरिया वो बता रहा है कि डॉट डॉट जो एरिया वो बता रहा है कि आप सांस छोड़ रहे हैं, और फूला हुआ एरिया बता रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना होता क्या है, ठीक है। अब समझना, नॉर्मली गैसों का मूवमेंट कैसे होता है? आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, आपको पढ़ाया गया होगा कि हमेशा जो गैसेस का मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, तब बाहर से जो एयर होती है वो ऑक्सीजन को लेकर अंदर आती है। डन, ओके। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स विच इज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। पल्मोन्स का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लंग्स, ठीक है। तो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपके लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का क्या है? कम है, और एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है, देयर इज द नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली मैं कम हूं, मेरे पास कोई चीज कम है तो मैं नेगेटिव में चल रही हूं। अब अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मुझे बाहर से चीजें जो है उधार पे लेनी पड़ेंगी, नहीं लेनी पड़ेंगी क्या? ऑब्वियसली लेनी पड़ेंगी, ऐसे थोड़ी चल पाएगा काम। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम जब बाहर से चीजें उधार लेंगे तो हमको ब्रीथ करना पड़ेगा, ठीक। तो हम इंस्पिरेशन क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? वी आर डूइंग इंस्पिरेशन, हम हमेशा करते रह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके लंग्स में कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन कम होता है और एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है। नाउ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज इन द नेगेटिव and the bahar atmospheric pressure is the positive, then air always moves from the positive pressure to the negative pressure, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इट इज वेरी इजी टॉपिक, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, inspiration is initiated by the contraction of diaphragm and goes towards the abdominal cavity, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, ठीक है। Now what is the anterior posterior axis? ठीक है, anterior posterior axis मतलब ये, ठीक है, ये होता है anterior posterior axis। anterior मतलब ऊपर और posterior मतलब नीचे, ठीक। तो ये एरिया आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो करना क्या है? करना ये है कि सपोज दैट दिस इज योर लंग्स, ठीक है। ये क्या है आपके बच्चों? ये है आपके दो लंग्स, ओके। अभी आपके पास जो डायफ्राम है वो किस शेप का है? अभी जो डायफ्राम है आपके पास वो किस शेप का है? डोम शेप का। डन। जब आपको ब्रीथ इन करना है, ठीक है, सपोज दैट कि आपको ब्रीथ इन करना है, ऑक्सीजन आपको अंदर लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि आप जो है, ध्यान समझना, आप डायफ्राम को फ्लैट कर देंगे। क्या कर देंगे? डायफ्राम को आप फ्लैट कर देंगे।
सो लेट मी फ्लैटन द डायफ्राम, ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायफ्राम विद द ब्लू कलर, ठीक, दिस मैजिकल बोर्ड हैज सो मेनी कलर्स, इजंट इट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू फ्लैटन द डायफ्राम। नाउ लुक एट द एरिया ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। अभी देखो कि इस एरिया को, ठीक है, मैं दूसरा कलर लेती हूं ताकि आपको और चीज समझ में आए। इस एरिया को देखो, अभी इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम है, पर यहीं अब इस एरिया को देखो, वॉल्यूम ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, कैविटी का साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब कैविटी का साइज बढ़ गया है तो आप आसानी से सांस ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जब हमको सांस लेना है तो डायफ्राम को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बेटा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो डायफ्राम होगा वो फ्लैट हो जाएगा, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर और नीचे ऐसा वॉल्यूम, ठीक, ऊपर से नीचे की ओर वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो हवा है वो भर सकते हैं। डन, ये पॉइंट समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल lift up the ribs and sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। dorsoventral axis का मतलब क्या होता है बच्चों, dorsoventral axis का मतलब होता है ये, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, dorsoventral मतलब ऐसा पीछे और आगे, ओके। तो जब आप सांस लेते हैं तो सपोज दैट जब आप सांस लेते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी, ठीक है। तो जब आपने सांस ली तो आपने क्या किया, डायफ्राम को फ्लैट कर दिया, जिससे ऊपर और नीचे दोनों की कैविटी इन बिटवीन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर विल इंक्रीज सो दैट द हवा विल इन, एयर विल इन। डन। पर जब आप सांस लेते हैं सपोज दैट, तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर की ओर आती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि मैंने आपको पढ़ाया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से जो आपका स्टर्नम और रिब्स है वो सब कहां की ओर आती हैं, आगे की ओर आती हैं, जिससे आपका ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया बढ़ जाता है। तो आपका आपने पहले ये वाला एरिया बढ़ाया ड्यू टू द फ्लैटन ऑफ डायफ्राम, और फिर आपने ये वाला एरिया बढ़ाया क्योंकि आपका रिब के जो स्टर्नम आगे की ओर धकेला गया, ताकि लंग्स और रिब केज के बीच की जगह खाली हो सके और ज्यादा से ज्यादा हवा आप भर सके। तो एक तो आपने ये जगह खाली कर ली क्योंकि आपने डायफ्राम को फ्लैट कर दिया, और एक आपने ये वाली जगह खाली कर ली ताकि आप हवा को भर सके। डन, कोई परेशानी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग समझिए, ओके, आ जाइए इधर, देखेंगे सब लोग कि देखिए अब क्या बोल रहा है, the overall increase in the thoracic volume causing the similar increase in the pulmonary volume, ठीक है। अगर हम thoracic cavity को बढ़ा देते हैं, अगर हम thoracic volume को increase कर देते हैं, तो lungs का volume भी increase होने का chances है, क्योंकि हवा बढ़ जाएगी तो lungs भी बढ़ेगा, ठीक है। Now next thing, an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, ठीक है। अब क्या होगा कि लंग्स जो है, ध्यान से समझना, अब क्या करेगा कि लंग्स में हवा आने लगेगी और हवा भरने लगेगी। तो अब लंग्स कहाँ आ गया, लंग्स में हवा भर गई तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, लंग्स में प्रेशर क्या हो गया, एयर का कम हो गया, ज्यादा हो गया। अब क्या हो गया, अब हवा आना जो है बंद कर देगी। अब हमको इसका मतलब ये कि अभी हमें एक्सहेल करना है, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर एयर तब तक आती रही जब तक कि लंग्स का जो प्रेशर है वो पूरा, मतलब लंग्स जो है वो हवा से पूरा भर ना गया हो, ठीक है। नाउ इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, नॉर्मली टेक्स 2 सेकेंड्स, ठीक है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें करीब 2 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप देखिए ध्यान से जो मैं कहना चाह रही थी आपको, ठीक। तो जब आप सांस लेते हैं, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट होता है और आपका रिब केज और आपका स्टर्नम ऊपर की ओर आता है। तो जब आपका स्टर्नम, लुक एट दिस, ठीक है, तो जब आपका स्टर्नम, सबको दिखाई दे रहा है कि जब आपका स्टर्नम और रिब केज क्या होता है, ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर आता है, तो आपका जो लंग्स, जो रिब केज और लंग्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो हवा भर सकते हैं और डायफ्राम फ्लैट होता है। पर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम फिर नॉर्मल शेप में जा रहा है और रिब केज और स्टर्नम नीचे की ओर जा रहे हैं, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं। डन, ओके, आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज मैं अब आपको और समझा दूं, ध्यान से समझें, इधर आ जाएं, इधर देखेंगे सब लोग, ओके। नाउ देयर इज 2 मूवमेंट्स, ओके, नाउ देयर इज 2 मूवमेंट्स, ठीक है। ओके, देखिए ध्यान से देखिए कि क्या मूवमेंट है ये। एक होता है, इधर देखिए, एक होता है बकेट हैंडल मूवमेंट। एक क्या होता है, बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है।
बकेट हैंडल मूवमेंट, सपोज दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बकेट, ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बकेट, ठीक है, नाउ सपोज दैट दिस इज माई बकेट, ओके। अब ये क्या है, उसका हैंडल है, ठीक है, दिस इज द हैंडल ऑफ द बकेट, ठीक है, ओके, लेट मी ड्रॉ, दिस इज द हैंडल ऑफ द बकेट, ओके। अब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि बाल्टी आप कैसे उठाते, ऐसे, ठीक है, बाल्टी रखी हुई है तो आप कैसे उठाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो सपोज दैट कि ऐसी बाल्टी रखी हुई है, सामने फ्रंट में रखी हुई है, तो आपको हैंडल उठाना है तो ऐसे ही उठाएंगे ना, ठीक है। तो सपोज दैट कि सेंटर पे बकेट रखा हुआ है और आपको ऐसे करके बाल्टी उठानी है, डन। ध्यान से समझना कि ये आपका बकेट रखा हुआ है और आपको ऐसे उठाना है, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो रिब्स होती हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, तो आपकी जो रिब्स होती हैं वो ऐसे ही खिंचती हैं, तो आपका ये एरिया भी बढ़ जाता है। चलिए मैकेनिज्म देखें कैसा होता है। देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो देखिए ऐसे ही हो रही है, ऐसे, तो ऐसा लग रहा है ना कि आप बाल्टी उठा रहे हैं, देखिए बाल्टी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। तो जब आप बाल्टी उठाने वाला मैकेनिज्म करते हैं, ऐसा 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 ऐसा, तो ये वाला एरिया भी, विच इज द ट्रांसवर्स एरिया इन बिटवीन द स्टर्नम एंड द रिब्स, ठीक है, ये एरिया भी बढ़ जाता है। तो डायफ्राम की वजह से कौन सा एरिया बढ़ा, ठीक है, मैं रेड कलर से बना रही हूं, डायफ्राम की वजह से ये एरिया बढ़ा, ठीक है। उसके बाद स्टर्नम और रिब केज की वजह से ये वाला एरिया बढ़ा और सिर्फ रिब्स की वजह से ये वाला एरिया बढ़ा। तो ये ऐसा लग रहा है कि हम बाल्टी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बाल्टी उठा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बकेट हैंडल मूवमेंट। क्या कहते हैं हम इसे, बकेट हैंडल मूवमेंट, जिसमें थोरैसिक कैविटी का ट्रांसवर्स एरिया बढ़ जाता है। ट्रांसवर्स एरिया मतलब लाइक दिस, ठीक। तो ये एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो भी आप हवा अंदर ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप इसमें देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि आप हैंडपंप चला रहे हैं, सब लोग देखिए, ये देखिए ऊपर गया हैंडपंप, हैंडल नीचे आया, ऊपर गया हैंडपंप, ठीक, और नीचे आया, ऊपर फिर नीचे आया, ऊपर आया। सो दिस इज द पंप हैंडल मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज पंप हैंडल मूवमेंट। तो जब आप पंप हैंडल मूवमेंट करते हैं तो आप स्टर्नम और रिब्स को बाहर की ओर लाते हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब रिब केज और लंग्स के बीच का ये एरिया बढ़ जाता है, जिससे आप हवा अंदर ले सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। जब डायफ्राम नीचे जाता है तो ये वाला एरिया बढ़ता है, ठीक, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो ये वाला एरिया बढ़ता है, जब रिब्स ऐसा जाती हैं तो ये वाला एरिया बढ़ता है, और जब स्टर्नम और रिब्स जाते हैं तो ये वाला एरिया बढ़ता है। इसका मतलब चारों तरफ से जो थोरैसिक केज है वो अपना एरिया बढ़ा रहा है, जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा हवा आप अंदर भर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आप समझ गए ये वाला। सो दिस इज द पंप हैंडल मूवमेंट एंड दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट, डन। So this is the pump handle movement, ठीक, this is the pump handle movement and this is the bucket handle movement. What is the bucket handle movement? It is the movement of the ribs. See, ठीक है, suppose that this is the sternum, this is your sternum, this is the middle bone of the chest cavity. So this is the bucket handle movement. What is the bucket handle movement? It is the movement of the ribs. It is the movement of the ribs. So this area in between the lungs and the ribs, it will increase. So the hava gone in, the air gone in. ठीक. Now what is the bucket and pump handle movement? It is like this. ठीक. It is like this. ठीक. तो होगा क्या कि आप स्टर्नम और रिब्स को आगे ले जा रहे हैं, तो ये वाला एरिया बढ़ेगा, तो हवा गोज इन। तो आपको ये दोनों मैकेनिज्म समझ में आया। दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट एंड दिस इज द पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। दिस इज द पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट, डन। आई बात समझ में। अब देखते हैं अपन एक्सपीरेशन के बारे में। चलिए आ जाइए। एक्सपीरेशन जो होता है ये पैसिव प्रोसेस है, जिसमें अराउंड 3 सेकेंड लगते हैं। तो इंस्पिरेशन में कितना समय लग रहा था भैया, चलो बताओ कितना समय लग रहा था इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड ले रहे हैं, मतलब सांस छोड़ने में भैया ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में होता क्या है, ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन द कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन किसी मसल में नहीं होता, सिर्फ सारी मसल रिलैक्स होती हैं और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। जब सारी मसल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं तो वो लंग्स पे दबाव बनाती है। भाई रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, स्टर्नम और रिब्स ऐसे आ जाएंगे और डायफ्राम ऐसे आ जाएगा, तो वो चारों तरफ से रिब्स जो है, रिब्स, स्टर्नम, डायफ्राम, ये प्रेशर बनाएंगे। डायफ्राम ऐसा, रिब्स ऐसा और स्टर्नम ऐसा, तो प्रेशर बनेगा तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी है वो अपने आप बाहर हो जाएगी।
तो इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस जिसमें सब कुछ अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है। ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज, ऑब्वियसली जब दबाव बनाओगे तो प्रेशर जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड द प्रेशर ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स इंक्रीज। व्हाई द प्रेशर इज इंक्रीज? Because sternum applying the pressure, the diaphragm applying the pressure, the ribs applying the pressure, so that the pressure in the lungs will increase and it forced out the carbon dioxide. Now, thus the air which has filled goes outside to the respiratory tract. समझा दिया मैंने। Normal expiration is the passive process जिसमें सिर्फ कितना समय लगता है? 3 सेकेंड। Normal expiration is a passive process जिसमें 3 सेकेंड लगता है। जब भी आप अच्छी योगा अभ्यास ये सारी चीजें करते हैं तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, और यही सिर्फ एक एक्टिव प्रोसेस होता है। छी, योगा ये सब करते हो तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं होता। और इसके लिए कौन सी मसल? IICM, ठीक है। ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ती हैं। इस टाइम पर जो मसल्स होती हैं, इस टाइम पर ये जो IICM मसल्स होती हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, ये रिब्स को अचानक से अंदर की ओर लाती हैं, और जो कि जिससे थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो अचानक से डिक्रीज हो जाता है और लंग्स फटाक से हवा को बाहर निकालता है। मेरी बात समझ में आई आपको कि जब आप ऐसा करते हैं तो हो क्या रहा है कि अब EICM काम नहीं करेगी, अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करेगी और रिब्स को वो दन से खट से अंदर लेके आएगी। तो अचानक से जब लाओगे तो लंग्स पे अचानक से प्रेशर बढ़ेगा और जितनी भी हवा भरी थी वो अचानक से बाहर निकलेगी, तो तुम्हें खांसी आएगी, तुम्हें छींक आएगी। नॉर्मली धीरे धीरे अंदर जाते हैं, ठीक, 3 सेकेंड लगता है। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by the spirometer. कितना तेज आप ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी स्पीड से आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये सब आप स्पायरोमीटर में मेजर कर सकते हैं। डन? इतनी बात समझ में आई आपको? ये वाला डायग्राम हमें क्या कहना चाहता है? अपनी खोपड़ी में, अपनी मुंडी में अच्छे से घुसाना इस बात को कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ। देखो ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे सब लोग कि रिब्स और स्टर्नम बाहर की ओर आ रहे हैं। दिस इज द पंप हैंडल मूवमेंट। मैं ऐसे खड़े हो जाती हूँ, सपोज दैट दिस इज माय रिब केज, बाहर की ओर आ रहा है, पंप हैंडल अंदर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक। बाहर की ओर आया तो ऐसे कैविटी में जो है एरिया बढ़ा लंग्स और रिब केज के बीच में, तो यहाँ हवा भर जाएगी, ठीक है। जब ऐसा गया तो रिब्स कैसी हुई? थोड़ी सी ऐसी भी हुई, तो यहाँ का भी एरिया बढ़ गया। मेरी बात समझे आप? पंप हैंडल मूवमेंट, इट इज लाइक दैट, ठीक। तो ये सपोज दैट पंप है, ऐसा किया, रिब्स और स्टर्नम को आप आगे लेके गए तो ये वाला एरिया बढ़ गया। फिर जब आप ऐसे लेके गए तो रिब्स भी ऐसी हुई, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया बेटा? बकेट हैंडल, तो यहाँ का भी एरिया बढ़ गया। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो डायफ्राम भी देखिए, डायफ्राम को ध्यान से देखिएगा सब लोग, डायफ्राम भी ऊपर की, डायफ्राम फ्लैट हुआ तो ऐसा भी एरिया बढ़ गया। तो कुल मिला के ऐसा एरिया भी बढ़ता है, नीचे से भी बढ़ता है और साइड से भी बढ़ता है। तो चारों तरफ से जो आपके थोरेसिक केज होता है उनका एरिया, वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा कैसे, किसकी वजह से बढ़ा? रिब्स की वजह से। ऐसा किसकी वजह से बढ़ा? थोरेसिक वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ा? ड्यू टू द स्टर्नम एंड द रिब केज। उसके बाद नीचे का मतलब कि आपका ये वाला थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के बीच का कैसे बढ़ा? ये बढ़ा आपके डायफ्राम के वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो चारों तरफ से बढ़ रहा है। ऐसा किसकी वजह से? रिब केज की वजह से। ऐसा किसकी वजह से? आपके डायफ्राम की वजह से। और आप सामने की ओर किसकी वजह से? स्टर्नम एंड रिब केज की वजह से। डन? सो दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। हु डिड द बकेट हैंडल मूवमेंट? बच्चों बताओ किसने बढ़ाया? रिब्स ने। Who did the pump handle movement? Who did the pump handle movement? The sternum and the ribs. Okay. Now, who will increase the anterior posterior thoracic cavity volume? The diaphragm will increase that. ठीक है, तो ऐसा भी बढ़ा और ऐसा भी बढ़ा। चारों तरह से thoracic cavity का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब एयर का प्रेशर क्या है? कम है, आसानी से हवा अंदर की ओर आ सकती है। डन? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इजी बिजी प्रोसेस। सीधे दिमाग में हिट कर गई होगी, पूरा दिमाग आपका हिल गया होगा कि अरे हम ऐसे सांस लेते हैं। सो दिस इज द वेरी एक्साइटेड प्रोसेस। इसको बार बार देखना, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे बताना। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, या पढ़ चुके हैं हम, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। सो आई होप यू थॉरली एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको मजा आया होगा, कम से कम कुछ प्रोसेस तो सीख गए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।